शक्ल चेंज करना है किसी की, इसी तरह बॉडी जो लाइपोसक्शन है उसको स्मार्ट बनाना, ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक में आती है। जो प्लास्टिक का कॉस्मेटिक कंपोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। पर डॉक्टर की लाइफ में तो बहुत सी इमोशनल बिल्कुल। वाक़यात भी आ जाते हैं। लोगों का जनरल कंसेप्ट वाक़ई यही है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है जो गैर ज़रूरी, क्योंकि हमारी सोसाइटी का सिस्टम ऐसा जी, है कि बिल्कुल, लोग गंजा कहना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। या चीज़ें, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा होता है। तो अगर हम उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो उस चीज़ से बच जाता है। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हम सुनते हैं कि बड़ा महँगा प्रोसीजर है। जी। तो आपको गाइड कर सकते हैं कितना महँगा है? और वो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कोई प्रॉपर बर्न सेंटर हुँ, नहीं है। तो हमारा ये ख़्याल था कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेगी, लेकिन हमने उस पे एफ़र्ट की, लेकिन उससे ज़्यादा एफ़र्ट उनके साथ जो उनके हस्बैंड थे उनकी थी। पाकिस्तान की जो करंट मेडिकल सिचुएशन है उसमें 70% बर्न का सर्वाइव होना एक बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान में 3 से 4 एक्सपर्ट हैं जो सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सी डील करते हैं, तो मैं उनमें वन ऑफ देम। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि ये खूबसूरती की है जो गैर ज़रूरी चीज़ है। एक तो कॉस्मेटिक सर्जरी आप ज़रूर कराएँ, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी आए हैं आज तक किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर में इन्फेक्शन नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ अहमद पॉडकास्ट में खुशामदीद। जो दुनिया तरक्की कर रही है, इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ आती जा रही हैं। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हम इनसे डिटेल में बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी पे, बर्न सर्जरी पे, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी पे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी एंड बर्न डिपार्टमेंट होली फैमिली के, डॉक्टर हसनैन खान मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि ये जिस सर्जरी की हम बात कर रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी या बर्न सर्जरी जी, जी। या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, ये होती क्या है और किन लोगों को इसकी ज़रूरत पेश आती है? जी, डिफरेंट चीज़ें हैं। बर्न सर्जरी है, बर्न तो ऑब्वियसली जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि जले हुए मरीज़ होंगे तो उनको ऑपरेट करेंगे। ठीक है। जो प्लास्टिक सर्जरी है, दूसरा जो डोमेन है वो कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक जो खूबसूरती का नाम है, ठीक है। कॉस्मेटिक आप सर से पाँव से लेके पाँव तक सारी ही खूबसूरती के ऑपरेशन है। जी। हेयर ट्रांसप्लांट है, राइनोप्लास्टी है, शक्ल चेंज करना है किसी की, इसी तरह बॉडी जो लाइपोसक्शन है उसको स्मार्ट बनाना, ये सारी चीज़ें कॉस्मेटिक में आती हैं। इसका एक तीसरा डोमेन भी है जो रिकंस्ट्रक्टिव है। जिस तरह किसी को मरीज़ को कैंसर हो गया है, तो उसको निकाल के जो उसकी रिकंस्ट्रक्शन की जाती है, वो रिकंस्ट्रक्शन भी प्लास्टिक सर्जन करता है। नंबर सेकंड पे किसी के हाथ का मसला है, काम नहीं कर रहा, तो ये भी प्लास्टिक सर्जरी की डोमेन में आता है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। आप इस तरफ कैसे है प्लास्टिक सर्जरी? ज़ाहिर है एक एमबीबीएस डॉक्टर होता है, वो उसके बाद अपना कोई ना कोई रास्ता स्पेशलाइजेशन के बाद, जी। व्हाई प्लास्टिक सर्जरी? प्लास्टिक सर्जरी से पहले हमें एक जनरल सर्जरी करनी पड़ती है। जनरल सर्जरी की तो मैं अगर सच बोलूँ तो इंटरेस्ट मेरे पेरेंट्स की थी कि मैं एक सर्जन बनूँ। तो जब हम सर्जरी में आते हैं, जनरल सर्जरी में, तो हमारी डिफरेंट रोटेशंस होती हैं। तो जब मैं प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट गया तो मैंने देखा कि ये एक वर्सटाइल स्पेशलिटी है। जैसा मैंने पहले कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी इंक्लूड है, बर्न्स हैं और कॉस्मेटिक भी है। तो इस रिकंस्ट्रक्टिव, कॉस्मेटिक और बर्न्स को देख के मुझे बड़ी इंस्पायरेशन हुई। बर्न ऑब्वियसली एक ऐसी फील्ड है जिसमें लोगों की तकलीफ़ दूर की जाती है। एक तकलीफ़ दह फील्ड है। तो बर्न्स की ट्रीटमेंट के साथ ऑब्वियसली इसमें कॉस्मेटिक है। कॉस्मेटिक में भी काफ़ी आजकल जिस तरह सोशल मीडिया एडवांस कर रहा है, तो कॉस्मेटिक के पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें मुझे इंस्पायर की कि मैं इस फील्ड में आऊँ और लोगों की हेल्प भी करूँ, और ऑब्वियसली एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी है उसमें। डॉक्टर साहब, फाइनेंशियल बेनिफिट अगर हम ज़्यादा देखें तो वो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर है। जी, जी। लेकिन आपने इसके साथ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, बर्न सर्जरी, ये दोनों तीनों साथ लेके चलने का जज़्बा कैसे आया? पैसा तो प्लास्टिक सर्जरी के अंदर जी। ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्लास्टिक का कॉस्मेटिक कंपोनेंट है उसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। लेकिन जिस तरह आपको पता है कि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक एसोसिएट प्रोफ़ेसर जी, हूँ और बिल्कुल। हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ एक जी, यूनिट का। तो मेरे अंडर हर वक़्त एट अ टाइम 8 से 10 ट्रेनी भी होते हैं। ठीक है। तो उनको ट्रेन भी करना है मैंने, तो वो तीनों फ़ील्ड में मुझे करना होता है। बर्न्स में भी करना होता है, रिकंस्ट्रक्टिव भी और कॉस्मेटिक भी। तो इस चीज़ की वजह से मुझे ये तीनों स्पेशलिटी करनी पड़ती हैं या तीनों फ़ील्ड्स में इंटरेस्ट लेना पड़ता है। इसके साथ-साथ जो है ना, मेरी अपनी भी इंटरेस्ट है कि मैं एक प्रॉपरली हर फ़ील्ड में, हर कंपोनेंट में एक्सपर्ट होऊँगा तो मैं आगे प्रोग्रेस करूँगा। कोई वाक़या आप शेयर करना चाहेंगे जिसने आपको माइल किए इस तरफ के, ये खिदमत की तरफ भी आना चाहिए और इंसानियत के लिए भी काम करना चाहिए? ये ऑब्वियसली डिफरेंट वाक़ये हैं ज़िंदगी में, काफ़ी सारे आते हैं, ख़ास तौर पे डॉक्टर की लाइफ़ में तो बहुत से इमोशनल बिल्कुल। वाक़यात भी आ जाते हैं। तो एक वाक़या मैं शेयर करूँगा। एक पेशेंट मेरे पास आया, मैं उस वक़्त लाहौर में जिन्ना हॉस्पिटल में काम कर रहा था। ठीक है। तो उसके हाथ कटा हुआ था, एक टोका मशीन में हाथ आ गया। तो उसको हमें 10 से 12 घंटे लगे ऑपरेट करने में, और जब वो ठीक हो गया और उस हाथ से काम करना शुरू हो गया, तो उस चीज़ ने हमें बड़ा इंस्पायर किया कि हमें इस फील्ड में जाना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए।
लेकिन एक परमानेंट मजबूरी से या किसी हैंडीकैप होने से हमने उसे बचा ली। तो ये चीज़ें बड़ी इंस्पायरिंग होती हैं आपके लिए। तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं? मतलब एक बंदा आपके पास आ रहा है खूबसूरती के लिए जी, और एक आ रहा है तकलीफ से निजात के जी। लिए। देखिए, तवाज़ुन तो आपको पूरी लाइफ में मेंटेन करना पड़ता है। हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि कौन-सी तकलीफ़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तो कोई पेशेंट है कैंसर का या किसी को इमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, तो उसको डेफ़िनिटली पहले प्रेफ़रेंस दी जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई पेशेंट है जो कॉस्मेटिक का भी आ गया और हमारे पास टाइम है, तो हम कॉस्मेटिक भी करते हैं। तो इनको में बैलेंस करके चलना होता है हमें। अच्छा, लोग प्लास्टिक सर्जरी जब भी किसी के ज़हन में आती है ना, तो उसके ज़हन में आता है कि जी, खूबसूरती के लिए ही है। बिल्कुल। तो क्या सिर्फ़ ये खूबसूरती की हद तक है या इसका दायरा-कार वसी है, ये ज़रूरत भी बन जाती है कहीं न कहीं जाके इंसान नहीं, की? बिल्कुल लोगों का जनरल कांसेप्ट वाक़ई यही है कि ये कॉस्मेटिक सर्जरी है जो एक गैर ज़रूरी चीज़ है। लेकिन इसकी ज़रूरत है। आप देखें कि राइनोप्लास्टी हम करते हैं तो उसमें सेप्टो राइनोप्लास्टी होती है जिसमें नाक बंद हो जाता है, बालों का साँस बंद होती है, वो ज़रूरत होती है इंसान की। तो अगर ज़रूरत के साथ खूबसूरती भी हो जाए तो डेफ़िनिटली उसका बड़ा इम्पैक्ट है। नंबर सेकंड, कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर हैं जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा डालते हैं। अगर हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ लोग बाल्ड हैं और उनके दोस्त सारे उन्हें छेड़ते हैं कि क्योंकि हमारी सोसाइटी का सिस्टम ऐसे है जी, कि बिल्कुल, लोग गंजा कहना शुरू कर देते हैं बिल्कुल। या चीज़ें, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा होता है। तो अगर हम उसका हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो वो उस चीज़ से बच जाता है। सेम विद गायनिकोमेस्टिया, मेल हैं उनकी ब्रेस्ट का साइज़ इनलार्ज हो गया। तो अगर हम उसको नहीं ऑपरेट करते तो उसके दोस्त छेड़ते हैं, वो बुनियान नहीं पहन सकता जी, और जी। उसके और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ़ खूबसूरती का प्रोसीजर नहीं है, इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी हैं और ये उस चीज़ को कवर करता है। बाकी रिकंस्ट्रक्शन ऑब्वियसली वो तो इसके साथ एसोसिएट नहीं है, वो तो ज़रूरत है, जी, वो जी, तो बिल्कुल, होनी बिल्कुल। चाहिए। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी हो और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये हम सुनते हैं कि बड़ा महँगा प्रोसीजर है। जी, तो आपको गाइड कर सकते हैं कितना महँगा है? ज़ाहिर है इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, हाँ, मल्टीपल फैक्टर्स हाँ। हैं, लेकिन क्या ये बहुत महँगा प्रोसीजर है या आम आदमी भी इसको अफ़ोर्ड कर सकता है? नहीं, नहीं, अब तो ऐसा हो गए हैं, ऐसे प्रोसीजर आ गए हैं जो आम आदमी भी अफ़ोर्ड कर सकता है। इतना कॉस्टली प्रोसीजर नहीं है जो एक जनरल कांसेप्ट लोगों का है इसके बारे में। तो प्रोसीजर ऐसे हैं जो आम आदमी अफ़ोर्ड भी कर सकता है और अपनी कॉस्मेटिक को भी एनहांस कर सकता है। इस तरह रिकंस्ट्रक्शन कोई और प्रॉब्लम है वो भी अवेल कर सकता है। जो लोग मतलब ये बर्न केसेस जो आपके सामने आते हैं या कोई और, तो उस वक़्त आप क्या फ़ील करते हैं और उन लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं? उन लोगों को जब वो मुश्किल से निकलते हैं, तब आपकी क्या फ़ीलिंग होती है? जी, अगर स्टार्ट करें, देखें बर्न जो है ना, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी तकलीफ़ जले हुए की बताई जी, है। बेशक। जो सबसे बड़ी सज़ा है ना वो आग दोज़ख में जलाया जहन्नम, जाएगा। बेशक। तो उसकी जितनी तकलीफ़ होती है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो बड़ा इम्पैक्ट होता है कि कल को खुदा ना ख़ास्ता आपके वालिदैन, आपके बच्चे क्या इस तकलीफ़ से गुज़रे तो आप कैसा फ़ील करेंगे? तो उनको ट्रीट करते हुए आपको ऐसा एहसास होता है, मुझे एहसास होता है कि इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी चाहिए। और जब उस तकलीफ़ से निकलते हैं और जब ख़ास तौर पे वो आपका शुक्रिया अदा करते हैं तो बड़ा इनकरेजिंग होता है कि आपको इस फ़ील्ड में फ़र्दर प्रोग्रेस करना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए। जब आपने ऐसे किसी बंदे की हेल्प की, कभी ऐसा हुआ कि आप जज़्बाती हो गए हों? कोई ऐसा सीन कि उसने मतलब इतना आपका शुक्रिया अदा किया हो कि और आप भी वहाँ पे मतलब आँसू निकल आए हों या वैसे जज़्बाती हो गए जी, हों? बिल्कुल, कई दफ़ा हुआ है, कई वाक़यात हैं। एक पेशेंट है जो मैं ख़ास तौर पे मेंशन करना चाहूँगा कि बर्न की आ गई और उसका कम बर्न था, लेकिन कम बर्न मीन के डीप बर्न कम था, लेकिन 70% बर्न था और वो अफ़गानिस्तान से आए हुए थे क्योंकि अफ़गानिस्तान में कोई प्रॉपर बर्न सेंटर हुँ, नहीं है। तो हमारा ये ख़्याल था कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेगी, लेकिन हमने उस पे एफ़र्ट की, लेकिन उससे ज़्यादा एफ़र्ट उनके साथ जो उनके हस्बैंड थे उनकी थी। हुँ, उन्होंने उनकी इतनी खिदमत की, केयर की और पाकिस्तान की जो करंट मेडिकल सिचुएशन है उसमें 70% बर्न का सर्वाइव होना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हुँ। उसने सर्वाइव किया और उस बंदे ने इतना शुक्रिया अदा किया कि मैं खुद जज्बाती हो गया कि देखें एक तो सर्वाइव हो गया और इतना थैंकफुल हैं वो लोग। आप इस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या-क्या आपके क्लिनिक पे और क्या-क्या सर्विसेज़ होती हैं? जिस तरह मैंने आइज़ का देखा यहाँ पे, जी, तो वो आई का ट्रीटमेंट आप समझते हैं कि सिक्योर है? लेज़र ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए आँखों का? जी, बिल्कुल करा लेना चाहिए। मेरी मिसेज़ हैं जो आई स्पेशलिस्ट हैं, ठीक वो है, ट्रीट करती हैं और लेज़र ठीक है। ट्रीटमेंट एक कामयाब ट्रीटमेंट है जो लेज़िक से, और उससे आपकी विज़न काफ़ी बेहतर हो जाती है और आपकी ग्लासेस से जान छूट जाती है। तो तो मतलब इस हाँ, रिकमेंडेड है ये? जी बिल्कुल रिकमेंडेड है। इसके अलावा कॉस्मेटिक प्रोसीजर हम सारे करते हैं, हेयर ठीक है, ट्रांसप्लांट है, ठीक है, फेस लिफ्ट, राइनोप्लास्टी, आईलिड्स की जो सर्जरी होती है, ठीक है, ब्लेफरोप्लास्टी, ठीक है। इस तरह टमी टक एंड लिपोसक्शन, ये सारे प्रोसीजर हम यहाँ पे करते हैं। और ऑल सॉर्ट्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, और एक स्पेशलिटी है जो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी है।
तो पाकिस्तान में 3 से 4 एक्सपर्ट हैं जो सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सी डील करते हैं, तो मैं उनमें वन ऑफ देम। तो अभी मुझे म्यू हॉस्पिटल लाहौर वालों ने इनवाइट किया एज अ मास्टर ट्रेनर इन ब्रेकियल प्लेक्सी, तो मैं उधर जा रहा हूँ। माशाल्लाह। तो इसी तरह कैंसर की जो स्किन कैंसर ट्रीटमेंट है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्शन और बर्न से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है वो हम ऑफर करते हैं इस क्लिनिक के ऊपर। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के दौरान कभी किसी चैलेंज का सामना करना पड़ा आपको? जी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इटसेल्फ अ चैलेंज है। अब कई चीज़ें हैं जो ऑपरेट आम लोगों का भी कंसेप्ट ये है कि ये नहीं ठीक हो सकती, लेकिन वो हम कर लेते हैं। अगर आप हैंड की बात करें रिकंस्ट्रक्शन में, तो का बाद औक़ात तक आप नोटिस किया होगा कि कोई इंजेक्शन लगता है जिससे हाथ नीचे लुढ़क जाता है। जी 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 जी। तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन करते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसी तरह ब्रेकियल प्लेक्सिस का मैंने आपको जिक्र किया। हेड एंड नेक ट्यूमर है, हमने पिछले दिनों एक ऑपरेट किया जिसमें मुंह का कैंसर था, जो हड्डी जबड़े की हड्डी तक आ गया था, उसको हमने ऑपरेट किया और टांग से बोन लेके हमने रिकंस्ट्रक्ट की मैंडिबल, जो ये जबड़े की हड्डी होती है, और ये हमें 14 आवर्स लगे इसको रिकंस्ट्रक्ट करने में। 14 आवर्स 14 आवर्स कंटिन्यूस ऑपरेट ऑपरेट था, तो ठीक हो गया। तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एक चैलेंजिंग भी है और एट द सेम टाइम आपके इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी है। जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी है। प्लास्टिक सर्जरी में लोगों को ज़्यादा कॉमन क्या मिसकंसेप्शंस होती हैं और उसको आप कैसे दूर करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे, क्या मिथ्स क्या है इसके बारे में? मिस तो देखें, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि ये खूबसूरती की है, जो गैर ज़रूरी चीज़ है, और सिर्फ ये आम लोगों में भी नहीं है। हमारे ख़ास तौर पर डॉक्टर्स भी जो आते हैं, जो प्लास्टिक सर्जरी ऑप्ट करते हैं, वो भी यही समझ के आते हैं कि ये एक खूबसूरती की सर्जरी है। यस, कॉस्मेटिक इज़ अ कंपोनेंट, वो उसका ज़रूरी कंपोनेंट है, पार्ट है इसका, लेकिन बाकी रिकंस्ट्रक्शन और बर्न भी इसका पार्ट है। तो मैं इस लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि एक तो कॉस्मेटिक सर्जरी आप ज़रूर कराएं, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बड़ा आता है। और इसी तरह प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ गैर ज़रूरी चीज़ नहीं है, इसके रिकंस्ट्रक्शन भी है और बर्न भी है, जिससे लोगों की हेल्प हो जाती है। आपका ख्वाब क्या है, विजन क्या है आपका? मेरा देखें विजन तो ये है कि हमें प्लास्टिक सर्जरी जो है ना, एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे लेके जानी चाहिए। ठीक है। और जिस तरह हम सोशल मीडिया एडवांस हो रहा है या हमारे एक्सचेंज ऑफ ट्रेनीज हो रहे हैं बाहर के साथ और हम विज़िट करते हैं, तो उससे ये गैप काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है और मैं ये होप कर रहा हूँ विद इन कमिंग ईयर्स हम कम्पीट कर लेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक। और जो नौजवान नस्ल है या जो यंग डॉक्टर्स हैं, उनको आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको आना चाहिए इस तरफ, और आना चाहिए तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं जो नौजवान नस्ल है उनको ये रिकमेंड करूँगा, एक तो आप उस फील्ड में जाएं जो उनकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। तो जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट होगी ना, आप उसमें एक्सेल करेंगे। ठीक है, आप मतलब ये देख के ना आ जाएंगे इसमें पैसे ज़्यादा है तो इसमें वैसा पैसे था। ज़्यादा हैं, बिल्कुल। ओके। हाँ, तो जिस फील्ड में आपकी इंटरेस्ट है आप उसमें हमेशा एक्सेल करेंगे, पैसे नहीं देखने। नंबर सेकंड पे आपने ये सोच के आना है कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, किसी आम बंदे की हेल्प करने जा रहा हूँ। जब आप इस इमेज के साथ आएंगे तो आपके एक रेपुटेशन भी बिल्ड होगी, आपकी इंटरेस्ट भी बिल्ड होगी और पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आप जिस स्पेशलिटी में आपकी इंटरेस्ट है, पैसा आ जाएगा आपके पास। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी पसंद की स्पेशलिटी में, अगर आपका प्लास्टिक सर्जरी में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल ज़रूर आएँ, क्योंकि इसका एक बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। मुझे माशाल्लाह यहाँ पे ये भी पता चला कि आपके पास एक पेशेंट आई, उन्होंने एक ट्रीटमेंट कहा तो आपने कहा मैंने ट्रीटमेंट नहीं करना, आपका इसका रिजल्ट नहीं आएगा। अब देखें, कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है किसी भी तरह का, चाहे इसमें खिदमत भी है लेकिन ऑफ कोर्स एक काम भी है, एक बिजनेस भी है, तो वो कहता है यार ठीक है, फिर रिजल्ट आए ना आए, एक बंदा खुद करवाना चाह रहा है तो मैं कर देता हूँ ट्रीटमेंट। उसकी क्या रीज़न है और वो क्या था एक्चुअल में, वो कौन सा ट्रीटमेंट था जिसको आपने रिफ्यूज़ किया? जी, वो बेसिकली एक फीमेल आई थी जो चाह रही थी कि फिलर्स, उनके एक नेज़ोलेबियल फोल्ड, ये जो हमारा प्रोमिनेंट एरिया है ना, तो जी, यहाँ जी। पे फिलर कर दिया जाए। ठीक है। तो वो नॉर्मल उसकी ट्रीटमेंट, यस फिलर ट्रीटमेंट है, लेकिन वो 2 से 3 फिलर यूज़ होते हैं, ठीक है। बाद होकर 4 भी हो सकते हैं। वो कह रही थी 1 फिलर कर दें और मैं इसे गुजारा चला लूँगी। मैंने उसे कहा नहीं, आपको इफ़ेक्ट नहीं आएगा। देखें, एज अ डॉक्टर हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जिससे पेशेंट को बेनिफिट हो। बाद औक़ात पेशेंट को तो वो सोच के आता है ना जो उसके माइंड में है, वो स्पेशलिटी से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि इसका फ़ायदा नहीं होना, तो आप उसको बेहतर है कि इनकार कर दें। तो वो ये वाक़या था कि मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आपको इसका बेनिफिट नहीं होता, आप 2 फिलर लगवाएं या जिससे आपको बेनिफिट हो वो लगवाएं। तो वो कह रही थी कि नहीं, मैं 1 कर लूँगी, फिर देखूँगी मुझे कोई फ़ायदा होगा तो मैं फिर देखूँगी।
तो इस वजह से मैंने उसे इनकार किया। तो आपके पास इस तरह लोग जो आते हैं, जी। पहले आप उनको, वो आपसे कंसल्टेशन लेते हैं, या कोई अगर पेशेंट आके कहता है मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, आप सिंपली वो ट्रीटमेंट उसको दे देते हैं? मेरे पास दोनों तरह के पेशेंट आते हैं। पहले तो आते अच्छा। हैं कंसल्टेशन लेने, ठीक जो है। एक एडवाइस होती है वो मैं उसके मुताबिक दे देता हूँ कि ठीक ये है। आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन है, अब आपका अपना डिसीजन है, आपने ये फॉलो करना है कि नहीं करना। जो बेटर एडवाइस होगी वो देंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जरी की तरफ जाएं या उनको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। कुछ लोग आते हैं जो ट्रीटमेंट सोच के आते हैं कि हमने ये कराना है। ठीक है। अगर तो वो ट्रीटमेंट आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ठीक सोच के हैं तो फिर प्रोसीड करते हैं, अदरवाइज उनको कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, आप कहीं और से ट्रीटमेंट करा लें या ना कराएं। अच्छा, इसमें ये जो एक मिसकंसेप्शन है कि जब आप इस तरह का कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जी। आप एक तरफ ठीक होंगे, दूसरी तरफ आप 4 बीमारियां लेके चले जाएंगे। इस बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा ये तो बड़ा मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली होता ये है कि हमारे यहाँ एक्चुअली क्वैकरी बहुत है, तो लोग अगर क्वैक्स के पास चले जाएंगे तो फिर डेफिनेटली उसमें इन्फेक्शन का रेट भी ज़्यादा है, क्योंकि वो अताई उसको प्रॉपर प्रिकॉशन ही फॉलो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी आए हैं आज तक किसी कॉस्मेटिक प्रोसीजर में इन्फेक्शन नहीं हुआ, तो ठीक रहते हैं। उसकी वजह ये है कि हम प्रॉपर प्रिकॉशन फॉलो करते हैं और जो एक गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक चलते हैं। तो लोगों को भी ये एडवाइस है कि आप एक प्रॉपर डॉक्टर सेलेक्ट करें जो भी आपके सराउंडिंग में, जो उस फील्ड में प्रॉपर सर्टिफाइड हो, मतलब प्रॉपर सर्टिफाइड डिग्री हो, हाँ, पता हो कि कहाँ पता से होगा, किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका ये क्लिनिक, वैसे तो हमारी स्क्रीन पे भी इसके कॉन्टैक्ट नंबर्स और बाकी डिटेल आ रही है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या तरीकाकार है, टाइमिंग क्या है और किस जगह पे आपका क्लिनिक, जो लोग आना चाहते हैं तो वो जी। कैसे राब्ता करेंगे आपसे? जी, मेरा क्लिनिक 6 रोड रावलपिंडी में है। तो 6 रोड रावलपिंडी में हम जो नीचे एड्रेस दिया गया, फ़ोन नंबर, आप उस पर रब्ता कर लें। ठीक है। नॉर्मली मेरी टाइमिंग है 3 से रात 8 बजे तक। ठीक है। तो मेरे जो टीम है वो आपको प्रॉपर टाइम देगी, उसके मुताबिक आप आके अपना आप मशवरा डेली कर बैठते सकते हैं हैं। यहाँ पे? जी, मैं अदर देन संडे डेली बैठता हूँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब आपके पास कोई पेशेंट आता है ट्रीटमेंट के लिए, ज़ाहिर है जो ख़वातीन आती हैं उनके कुछ ऐसे कोई प्राइवेट मैटर्स भी होते हैं, इस तरह के उनके ट्रीटमेंट भी होते हैं, तो उस पे क्या आपके पास कोई फीमेल स्टाफ भी है? जी बिल्कुल, हमारे पास जो फीमेल पेशेंट है, ज़ाहिर बात है कि हमारा जो एक सोसाइटी है, इस्लामिक सोसाइटी है, उनमें उन्हें प्राइवेसी चाहिए होती है। तो मेरे पास फीमेल स्टाफ भी है और फीमेल प्लास्टिक सर्जन भी हैं जो मेरी स्टूडेंट है और मेरे साथ काम करती है। ठीक तो है। वो उन्हें वो भी मैनेज प्रॉपर करती हैं। सर्टिफाइड वो भी प्लास्टिक प्रॉपर सर्जन? सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन है। ठीक है। तो ख़वातीन के लिए यानी ये सहूलत है कि जी, वो अपने, बिल्कुल। उनकी प्राइवेसी भी ब्रीच नहीं होगी यहाँ वो पे। ब्रीच नहीं होती। और हमारे पास एनेस्थेटिस्ट भी जो है ना, वो भी फीमेल आती हैं, तो अगर प्राइवेसी हमें चाहिए होती है तो बिल्कुल फीमेल स्टाफ होता है, उसमें मेल्स फिर इंटरवीन नहीं करते। डॉक्टर साहब, जब आप बर्न केसेस के साथ काम करते हैं, उसके बाद कोई आपकी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीली आई है? जी बिल्कुल, बहुत तब्दीली आई है। देखें, जब आप एक किसी को तकलीफ में देखते हैं तो आप एक तो कोशिश होती है कि उनकी हेल्प आउट करें, एट द सेम टाइम आपको एक पर्सनल फीलिंग भी होती है कि आपने एहतियात करनी है, अल्लाह ताला से खौफज़दा रहना है कि ये तकलीफ़ आप पे भी किसी टाइम आ सकती है। तो पर्सनैलिटी चेंज काफ़ी आ जाती है और अब बंदा जो है ना, वो खुदा खौफी करता है कि मेरे साथ खुदा ना खासा ना, और इन लोगों की कितनी एक हेल्प हो सकती है वो की जाए। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। वेलकम, बड़ा थैंक यू। ज़बरदस्त आपसे डिस्कशन हुई, लोगों को यकीनन इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट इंशाल्लाह, करवाना ना करवाना वो लोगों का अपना एक बिल्कुल फैसला होता है, सही लेकिन है। एटलीस्ट राइट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल और सही हम भी कोशिश करते हैं जो आप जैसे अथेंटिक लोग हैं वो है। उन्हीं से इन्फॉर्मेशन पहुंचे, बजाय इसके कि कोई किसी गलत आदमी से कोई इन्फॉर्मेशन ले। बिल्कुल सही। आपके टाइम का अगेन बहुत शुक्रिया। और लास्ट पे आप पब्लिक को कोई मैसेज देना चाहें, खास तौर पे इस हवाले से जो इन मसाइल का शिकार होते हैं? जी, मैं पब्लिक को ये मैसेज दूंगा कि आपको अगर कोई मसला हो तो एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर को विजिट करें अपने एरिया के अंदर। उसकी रीज़न ये है कि वो आपको एक बेहतर मशवरा देगा, और अगर कोई एक बंदा टेक्निकली स्ट्रांग है और वो आपको सही मशवरा दे रहा है तो उसको फॉलो करें। कम चार्जेस की वजह से आप अगर अतायों के पास चले जाते हैं, उसको आपको नुकसान भी होता है और आप फिर उन्हीं प्रोसेस से दोबारा गुजरते हैं। और जो बंदा सर्टिफाइड है, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है, उसे भी फिर डिफ़िकल्टी होती है। जो प्राइमरी केस होता है, जो फर्स्ट टाइम होता है, वो करना ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू कॉम्प्लिकेटेड केस। तो मेरी लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है और एक एडवाइस भी है कि आप प्रॉपर सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन को विजिट करें, आप जो आपके प्रॉब्लम है रिलेटेड टू प्लास्टिक सर्जरी। तो ये मेरा मैसेज है लोगों को। मैं डॉक्टर साहब इस पे यही बात करता हूँ कि अगर आप किसी अताई उसके पास जाएंगे ना, जी, तो फिर उससे 2-3 गुना पैसे आपको दोबारा दोबारा लगाने लगाने जो पड़ेंगे। बंदा कंजूसी करेगा ना, हाँ जी, उसको फिर वो कॉम्प्लिकेशंस भी ज्यादा होती हैं, फिर उससे सेहत के मसाइल भी, और बिल्कुल पैसे ऐसा। इवेंचुअली आपके वो उससे भी कहीं ज्यादा कहीं लग जाते हैं। तो ज़्यादा एक ही दफा अच्छा काम करवा ले तो ज्यादा बेहतर हो बिल्कुल सही, जाएगा। और तकलीफ भी ज़्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ठीक, डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।